हमें जीवन के एक नए दिन का बहुमूल्य उपहार देती है। अपने दिन की शुरुआत 3 शब्दों के साथ करनी चाहिए: सत्य, प्रयास और विश्वास। सत्य अपने मन, कर्म और वचन के प्रति, प्रयास अपने भविष्य को उत्तम बनाने का और विश्वास ईश्वर पर। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन शुभ होगा और आपका जीवन सफल होगा, क्योंकि जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन वर्तमान के इस पल में है जिसे हम जी रहे हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। जो व्यक्ति अपने अतीत को नियंत्रित रखता है उसका भविष्य नियंत्रित रहता है, और जो अपने वर्तमान को नियंत्रित रखता है उसका अतीत नियंत्रित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो भी कर्म करना है उसे वर्तमान में करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो भविष्य है वो कल अतीत बन जाएगा। समय कभी नहीं रुकता, निरंतर चलता रहता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में निरंतर ही प्रयासरत रहना चाहिए। आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग: युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, सोमवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अतीत में किए हुए कर्मों से बनता है हमारा वर्तमान, और वर्तमान में जो कार्य और कर्म हम कर रहे हैं उन्हीं से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। अतीत में हमें जो शिक्षा और अनुभव प्राप्त हुआ है उससे हमारे कर्म करने की, हमारे व्यक्तित्व की क्षमता बढ़ती है। क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है कि निरंतर कर्म करते रहें, और क्षमता को बढ़ाने की शक्ति है सकारात्मक विचार, और इन्हीं विचारों से ही होता है व्यक्ति के जीवन में नव ऊर्जा का संचार। यथा रविः सर्वान् प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हे सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः। जिस प्रकार सूर्य सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता है तथा अग्नि सभी कुछ भक्षण कर लेता है, उसी प्रकार योगी विशुद्ध होने के कारण विषयादि का उपभोग करता हुआ भी कर्म बंधनों में लिप्त नहीं होता। Just as the sun rays absorb all kinds of fluids on earth and fire eats up everything, still they remain pure. A yogi engrossed similarly in the worldly affairs, yet remains unaffected. हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान अनंत था, जिन्होंने वेदों की रचना की, और इसीलिए कहा जाता है कि वेद ज्ञान है, पूंजी है और भारतीय ज्ञान की बहुमूल्य धरोहर है। इन वेदों में हमारे सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सौर मंडल, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्थापत्य, कृषि आदि का विस्तृत विवेचन मिलता है। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं सार्वभौमिकता क्या है हमारे वेदों की। इसी पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। वेद भारतीय ज्ञान की पूंजी एवं अमूल्य धरोहर है। सृष्टि की उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार, ज्योतिष, सौर मंडल, नक्षत्र मंडल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भवन निर्माण, स्थापत्य एवं वास्तुकला, कृषि विज्ञान, यातायात के साधन आदि पर वेदों में विस्तृत विवेचन मिलता है।
मानव शरीर की बनावट, ढांचा एवं उसके विभिन्न अंगों के कार्य, रोग, शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, औषध विज्ञान तथा रोगाणुओं को नष्ट करने के विषय में वेदों में विचार किया गया है। इसी कारण हमारी यह धारणा पुष्ट होती है कि वर्तमान विज्ञान का मूल आधार वेद ही है। वेदों में विज्ञान के प्रत्येक अंश पर चर्चा हुई है और संपूर्ण चिंतन का आधार तार्किक एवं वैज्ञानिक है। वेद विज्ञान सम्मत होने के साथ साथ धर्म मूलक भी हैं। वेदों से ही संसार में वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का वैदिक ज्ञान फैला है। धर्म अधर्म के विषय में भी वेद को ही आधार माना गया तथा लोक में मर्यादा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था स्थापित की। वेदों में मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य नियत किए हैं वे वैज्ञानिक हैं तथा उनका अनुसरण करना ही धर्म है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में कहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मानव मन हमेशा शिव संकल्प करे और प्राणी मात्र को अपना मित्र समझे। वेदों ने मानव शरीर को पंचकोशों से निर्मित बताया है। यह विवेचन आज भी वैज्ञानिकों के चिंतन का विषय है। अन्नमय कोश से हमारे स्थूल शरीर की पहचान होती है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्यप्रद भोजन, शुद्ध जल, वायु, व्यायाम का निर्देश दिया गया है। ये आज भी उतना ही उपादेय है जितना उस काल में था। वर्तमान विज्ञान के सूक्ष्म तंतु वेदों में पर्याप्त रूप से मिलते हैं। आकाश मंडल के विषय में कहा गया है कि भ्रमणशील पिंडों में से छिटककर ग्रह बन जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। ग्रहों से उपग्रह बनते हैं और अन्य ग्रहों की परिक्रमा करने लगते हैं। विज्ञान की शाखाओं की भांति वनस्पति विज्ञान के विषय में भी पर्याप्त विवरण वेदों में मिलता है। यजुर्वेद के मंत्र में दिव्य प्रकाशमान गुणों से युक्त स्वर्ण सदृश चमकते पत्तों वाली मधुशाक का वर्णन किया गया है। वेदों में वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी शास्त्र पर पर्याप्त विचार किया गया है। ऋग्वेद में सामान्य सी झोपड़ी से लेकर विशाल भवनों की निर्माण विधि बताई गई है। उस समय के भवन निर्माण की व्यवस्था आज के वैज्ञानिक युग के भवनों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। वेदों में ऋतुओं के अनुसार व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कृषि भी विज्ञान की एक शाखा मानी गई है। कृषि यंत्रों का निर्माण, पैदावार में वृद्धि करना, उन्नत बीजों का प्रयोग, कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों, बागवानी के क्षेत्र में वेदों में संकेत रूप से सभी विषयों पर विचार किया गया है। साथ ही साथ वेदों में जीवन विकास के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन कराया गया। युद्धों में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र एवं आयुधों के प्रयोग का वर्णन भी वेदों में है। इन सभी विषयों के अतिरिक्त वेदों में गणित का प्रमुख विवेचन हुआ है। गणित विषय में रेखा गणित, बीज गणित का स्पष्ट संकेत है तथा योग, व्याकलन, गुणन एवं भाग के विषय में प्रकाश डाला गया है। परार्ध तक गिनती का यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। ऋषियों को अनंत का भी ज्ञान था, जिससे स्पष्ट होता है वेदकालीन विज्ञान उन्नत था। आज की वैज्ञानिक अवधारणा का मूल बीज भी वैदिक वाङ्मय में ही उपलब्ध है। इसकी प्रासंगिकता और बहुउपयोगिता सदैव बनी रहेगी, क्योंकि इनमें जीवन और सृष्टि से जुड़ी प्रत्येक समस्या का समाधान उपलब्ध है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। भविष्य में खिलने वाले फूल और पौधे, उनके बीज वर्तमान में ही डाले जाते हैं। इसलिए यदि हमें अपना भविष्य सुखी बनाना है तो उसके लिए प्रयास अभी से, वर्तमान से ही करने होंगे। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक आज से शुरू हो रहा है। विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह, यानी एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर दवाएं बेअसर होने लगती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं और परिणाम गंभीर। क्यों उत्पन्न होती है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति और कैसे इसकी संभावना और खतरे को कम किया जा सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि रोगों से बचाव किया जाए। इसमें हमारी सहायता करता है प्रतिरक्षा तंत्र। कई प्रकार के रोग और संक्रमण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शिशुओं व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनमें रोगों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। बीमार होने पर रोग के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग समस्या का कारण बन सकता है। एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक का महत्व ये है कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक जो कि बहुत यूज़फुल है
हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, अगर हमने उनका मिसयूज़ बंद नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा जब हम प्री पेनिसिलिन एरा में चले जाएंगे, जबकि इन्फेक्शन होता था और हमारे पास दवाएं नहीं होती थी उनको कंट्रोल करने के लिए। इस मैसेज को याद रखना बहुत आवश्यक है। जो भी आपको बीमारी हो रही है, बुखार हो रहा है, चाहे इन्फेक्शन हो रहा है, 95% वायरल होते हैं और वो वायरल इन्फेक्शन सारे सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक की कतई आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप उस एंटीबायोटिक को यूज़ मत करिए जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप उसको बिना ज़रूरत के यूज़ नहीं करेंगे तो जिन को भी उसकी ज़रूरत है उनके लिए वो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव रहेंगे। आजकल बीमार होने पर स्व इलाज या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना यानी सेल्फ मेडिकेशन बेहद आम हो गया है। वहीं एंटीबायोटिक्स सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं बन गई हैं, क्योंकि इनसे तुरंत आराम मिलता है। इसलिए सभी चाहते हैं कि डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं अवश्य दे। जरूरी ना होने पर भी एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी हैं, लेकिन यदि इनका बिना आवश्यकता के प्रयोग किया जाए या अत्यधिक प्रयोग हो तो ये जटिलता बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे दवाएं बेअसर होने लगती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो बिगिन करूंगा ह्यूमन हेल्थ के साथ। जो मिसयूज़ ह्यूमन हेल्थ के लिए होता है, बिना कारणवश उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ देखा गया है कि एंटीबायोटिक का यूज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर और एनिमल सेक्टर में बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन यूज़ होता है चिकन को मोटा करने के लिए, और अगर उसको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो प्रोबेबली उसका असर ह्यूमन हेल्थ पर होगा। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में लो डोज एंटीबायोटिक यूज़ होता है जो कि नुकसान करता है जाके ह्यूमन हेल्थ को। और एंटीबायोटिक्स का डिस्पोजल अगर ठीक से नहीं है तो वो एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट में जाके मिक्स होता है, सॉयल में, वाटर में, एंड अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग फिशरीज, पोल्ट्री एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस व अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वह पहले प्रभावित हुआ करते थे। दवा के बेअसर होने के कई कारण हो सकते हैं। स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना, दवा की पूरी खुराक ना लेना, इलाज बीच में ही बंद कर देना। ऐसे कारणों से संक्रमण से लड़ने के लिए प्रभावी दवाएं भी बेअसर होने लगती हैं। यदि एंटीबायोटिक्स को सही तरीके से लिया जाए तो ये जीवन रक्षक सिद्ध होती हैं, लेकिन दूसरी दवाओं की तरह इन दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। विशेष तौर पर बच्चों में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपने उसका मिसयूज बंद नहीं किया तो जैसे मैंने कहा एक बहुत ही भयानक सिनेरियो ऐसा उत्पन्न हो सकता है जिसमें हमारे पास बीमारियां होंगी और उनको इलाज करने के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। प्लीज़ मेक श्योर कि एंटीबायोटिक मिसयूज़ ना खुद करें, ना अपने बच्चों पे करें, ना किसी को एडवाइस देकर यूज़ करने की कोशिश करें। सेल्फ यूजेज ऑफ मेडिकेशन को बंद कीजिए। जब तक की आवश्यकता नहीं हो मेडिकेशन को यूज़ मत करिए, तभी मेडिसिन इफेक्टिव होगी जब उसकी आवश्यकता है। जब भी हम संक्रमित होते हैं तो रोगाणु शरीर में पहुंचते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रोगाणु संक्रमण के तेजी से बढ़ने और लक्षण दिखाई देने से पहले शरीर का रोग प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य तौर पर इन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करता है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो हानिकारक रोगाणुओं पर आक्रमण करती हैं। कभी कभी जब रोगाणु यानी बैक्टीरिया का संक्रमण गंभीर हो तो एंटीबायोटिक्स की सहायता लेनी पड़ती है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और उनके विकास को धीमा करते हैं। लेकिन छोटी समस्या होने पर भी इन दवाओं को लेना जटिलता का कारण बन सकता है। दवाओं का अधिक प्रयोग हानिकारक हो सकता है, विशेष तौर पर बच्चों में। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी संक्रमण या बीमारी होने पर उसका उपचार मुश्किल हो जाता है क्योंकि दवाएं असर नहीं करती। एंटीबायोटिक्स व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग से बचें, स्व इलाज न करें और अगली बार एंटीबायोटिक या किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। व्यक्ति स्वयं ही अपने भविष्य का निर्माण करता है और उसे भाग्य का नाम दे देता है।
एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ा खतरा है। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले समय में बड़ी जटिलता उत्पन्न कर सकता है और हम सभी के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि आप छोटी मोटी समस्या के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके आने वाले जीवन और आपके बच्चों के लिए जटिलता और खतरे की संभावना बढ़ा सकता है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगिक क्रियाएं करने की। यदि हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो बहुत सी बीमारियों की संभावना कम होती है, और यदि कोई रोग हो जाए तो उसकी जटिलता भी कम हो जाती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो सहायक सिद्ध हो सकती हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं एक आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए।
ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप ज़रूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। सही प्रकार से श्वास न लेना हमारे श्वसन तंत्र को ही नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस प्रकार भाषा में की गई अशुद्धि त्रुटि का कारण बनती है, संस्कृत में कई बार हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी दूसरी भाषाओं से प्रभावित होकर उसमें त्रुटि भी होती है और बोलने और लिखने में अशुद्धि आ जाती है। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ और जानते हैं कि कौन से हैं वो शब्द और उनका सही उच्चारण और लेखन किस प्रकार होना चाहिए। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है। पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है। जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने उपरोक्त शब्द में उपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपर्युक्तम न तो उपरोक्तम, अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपर्युक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपर्युक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु, अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति? क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनम अस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है? तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है,
वह उपरयुक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनं शब्द विशेषं स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीः च सवाक्य प्रयोगं प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। भविष्य उसी का है जो अपने सपनों की सुंदरता और स्वयं पर विश्वास रखता है। इसलिए जो भी है आज उसे स्वीकार करें, अपने सपनों को स्वयं ही साकार करें। न बैठे रहें भाग्य के सहारे सब कुछ छोड़कर, अपने कर्म और वचनों से अपने भविष्य का निर्माण करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।